कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। हम लोग एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहले मेरे पीछे में मैंने लिख तो दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग केवल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद हमने टॉपिक को चेंज कर दिया। अब लेक्चर हमारा 4 है। लेक्चर 4 के अंदर हमें लैंड रिसोर्सेज और लैंड पैटर्न को हमको देखना है। चलिए, इस क्या होता है लैंड रिसोर्सेज? आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आपके दिमाग में जो आता है धरती का यूज करते हैं वही उसका रिसोर्सेज का कारण है ना। तो आप जो इतना आप धरती पे रह रहे हैं, उस पर घर बनाए हैं, उस पर दुकान बनाए हैं, उस पर गाड़ी चला रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, उस पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, सिनेमा हॉल बनाए हैं, ये सारा क्या है? उसका रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उस पर जंगल है, उस पर जानवर सब रहता है, उस पर नदी है, ठीक है। ये सारा क्या है? रिसोर्सेज का कारण है। अब देखिएगा लैंड रिसोर्सेज, तो हमारा अगर लैंड की कैटेगरी हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में बांटा गया, 43%, 30% एंड 27%, है ना। 43%, 30% एंड 27%। 43% क्या है? प्लेन इलाका है। 30% क्या है? आपको प्लेट्यू है। सॉरी, 27% क्या है? आपको प्लेट्यू है। और 30% क्या है? आपको माउंटेन है, ठीक है। प्लेन इलाका में तो आपका जितना भी जो रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ होता है बेसिकली वो सारा किस में होता है? प्लेन इलाका के अंदर में होता है ना। तो रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे इंडस्ट्री बनाना, खेती करना, ठीक है, फॉरेस्ट, जो भी आपको कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो भी आपको समझ में आता है वो सारा कुछ रेसिडेंशियल के अंदर में आता है। ये प्लेन के अंदर आता है। 30% माउंटेन है। माउंटेन से हमारा क्या है? ये आपको कल्चरल हेरिटेज का एक मेन कारण है। और साथ ही साथ जो मेन ये है, जो पेरिनियल रिवर है जितने भी, मतलब साल भर बहने वाली जो जितने भी रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना, सबका ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिन, ठीक है। आप हमें बताइए यमुना का ओरिजिन, गंगा का ओरिजिन और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ कहाँ से है? यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपको लिखना है कमेंट के अंदर, क्योंकि 9th के अंदर मैंने बताया था और बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अब 27% प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू में हमें क्या मिलता है? तो ये रिच मिनरल्स होता है, यानी मिनरल्स रिसोर्सेज जितना है वो सारा हमें इस प्लेट्यू वाली एरिया से मिलता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया। और इसमें समझने बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। माउंटेन है तो वहाँ से पानी निकल रहा है, प्लेट्यू वाला जगह से मिनरल रिसोर्सेज मिल रहा है। जो देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब में आपको क्या मिलता है? झारखंड का जो प्लेट्यू है वहाँ से आपको मिनरल मिलता है। तो प्लेट्यू वाला इलाका से हमें मिनरल मिलता है, तो वो रिच मिनरल रिसोर्सेज है। फिर उसके बाद 30% जो माउंटेन है, माउंटेन से हमारे क्या मेन जो चीज़ मिलता है वो पानी है। पेरिनियल रिवर्स जो उसका ओरिजिन स्थल है वो एक तरह से उसको ट्रेन में प्रोवाइड करता है पेरिनियल रिवर को बहने के लिए भी। दोनों चीज़ है, वहाँ से निकल भी रहा है और एक रास्ता उसको स्लोप देता है जहाँ से क्या होता है? रिवर बहती है। उसके बाद प्लेन में जितना भी एक्टिविटीज़ आपका होता है, रेसिडेंशियल से लेकर कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सारा वो एक्टिविटीज़ किसके अंदर में आता है? तो प्लेन्स के अंदर में आता है। देखिए, अब लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर में आप के सामने पॉइंट है बुक के अंदर, वो देख लीजिएगा। पहला क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें क्या है? मतलब 2 रीजन से अवेलेबल नहीं होता। कभी कभी क्या करते हैं, आप लैंड को छोड़ देते हैं या वो ज़मीन बंजर हो जाता है, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर, तो इसमें क्या? बैरन लैंड, मतलब बैरन मतलब बेकार पड़ना, बैरन एंड वेस्ट लैंड। दूसरा क्या है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो उसका हो सकता है कि आप नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर मतलब खेती नहीं कर रहे, बाकी यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री हो सकता है, वहाँ से कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ हो सकता है। एग्जाम्पल में इंडस्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सारा चीज़, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सारा किस में हो सकता है?
जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं। या तो दो रीज़न हो, एक रीज़न होगा तो बेकार ज़मीन होगा, बंजर ज़मीन होगा, या बंजर सही ज़मीन है लेकिन उसको हम इंडस्ट्री कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ करने लगे, रहने के लिए यूज़ करने लगे। ठीक है, ये हो गया लैंड का यूटिलाइजेशन। और तीसरा और क्या यूटिलाइजेशन होगा? अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड और क्या हो जाएगा? कल्टिवेटेड लैंड। मतलब आपको एक टर्म आ गया, आपको दिख रहा होगा फैलो लैंड, है ना, एक टर्म आ गया फैलो लैंड, उसको समझ लीजिए फिर आपको आप समझ में आ जाएगा। फैलो लैंड मतलब वैसा ज़मीन जिसको लेफ्ट कर देना, छोड़ देना फॉर 1 ईयर, ठीक है, टू रिटेन दी फर्टिलिटी। बेसिकली फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए हम छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या अनकल्टिवेटेड लैंड क्या दिया आप ब्रैकेट में देखिए, अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, है ना, मतलब ऐसे लैंड को, इसमें उसको अनकल्टिवेटेड में उसको नहीं काउंट किया, फैलो लैंड को काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि हम लोग उसको छोड़े हैं जानबूझ के, ताकि उसका फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सकते, है ना। अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें क्या है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब इसको चराने के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड। और क्या रीज़न हो सकता है? और क्या रीज़न हो सकता है? और रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट हो गया हो, फॉरेस्ट आपने लगा दिया हो, ठीक है, फॉरेस्ट लगा दिया गया हो, ठीक, या क्या हो गया हो, 5 साल से ज़्यादा ऊपर छोड़ दिया गया हो तो वो वेस्टलैंड के फॉर्म में चला गया हो, है ना, तो वो वेस्टलैंड के फॉर्म में चला गया हो। क्योंकि बहुत दिन तक आप ज़मीन को, आप ये सोच रहे हैं कि अगर 1 साल से 5 साल और छोड़ देंगे तो और फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो बंजर हो जाता है, ठीक है। 1 साल तक छोड़ रहे तो फर्टिलिटी आएगा, उससे ज़्यादा छोड़िएगा तो बंजर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आप बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 1-2 घंटा आराम कर लेते तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। आप सोचिएगा 1-2 घंटा में एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो 2 दिन हम लगातार सूझ जाते हैं, 2 दिन लगातार सो के देखिए एनर्जी लेवल बढ़ेगा क्या? आप कमज़ोर टाइप का हो गया, लगा बीमारी हो गया है क्या, ठीक है ना। तो ये हो गया अनकल्टिवेटेड लैंड। उसके बाद चौथा फैलो लैंड मैंने बता दिया, ठीक है ना। एक तुरंत छोड़ा गया लैंड है, तुरंत छोड़ा गया लैंड है, और एक करेंट फैलो है, और एक क्या बोले कि थोड़ा दिन तक, लंबे समय तक छोड़ा गया, 1 साल हो गया उसका, ठीक है, फैलो लैंड। उसके बाद नेट सोन एरिया। चलिए हमने यहाँ तक समझ में आ गया, नेट सोन एरिया को समझाना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा नेट सोन एरिया से, नेट सोन एरिया से क्वेश्चन आ जाएगा जी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा नेट सोन एरिया क्या है। नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया के बारे में बात करेगा, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंस काउंट मोर देन वंस, मतलब क्या है? नेट में एक वर्ष के अंदर उस पे जो खेती किए हैं, चाहे क्यों ना 5 बार हम क्रॉप लगाएं, लेकिन काउंट एक ही बार होगा, ठीक है। लेकिन ग्रॉस सोन एरिया में क्या होगा कि जितना बार हम काउंट लगाएंगे उतना बार काउंटिंग होगा, ठीक है ना। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया कह रहे हैं, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब क्या आ जाएगा? GCA, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ग्रॉस क्रॉप क्या हो गया कि एक बार से ज़्यादा का काउंटिंग प्लस नेट सोन एरिया का सम क्या हो जाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है, ठीक है। नेट सोन एरिया मतलब एक वर्ष में जितना बार किए, एक बार केवल काउंट करेंगे कि वो उसमें खेती हुआ है, वो कहलाता है नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो गया? मोर देन वंस, मतलब मोर देन वंस, जितना बार उसमें खेती किए प्लस नेट सोन एरिया को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो गया? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। क्लियर है? शायद हो सकता है चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, वंस और मोर देन वंस क्या है। चलिए ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? 2 टर्म आया, एक नेट सोन एरिया और एक ग्रॉस सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दोनों पूछ सकता है भाई, दोनों का मतलब एक ही है, सोन या क्रॉप्ड एरिया।
बहुत आसान है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। देखिए मतलब वैसा एरिया, टोटल एरिया जिसमें आपने खेती किया, उस एरिया में आपने खेती किया। सपोज डेट आपके पास 50 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। 50 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ में आपने 2 फसल, रबी और खरीफ होता है, तो रबी मतलब आर है तो आर से नहीं गया, यानी वीट उगाया। 50 एकड़ में ही खेती कर दिया वीट, ठीक है। और वीट काटने के बाद जब दिन बचा तब सोचे 30 एकड़ में हम वो भी कर देते हैं, राइस कर दिए। तो टोटल कितना हुआ, 50 एकड़ में वीट, 30 एकड़ में राइस, तो टोटल कितना एकड़ हो गया, 80 एकड़। तो ये 80 एकड़ हो गया ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया। लेकिन नेट सोन एरिया कितना होगा, केवल 50। मतलब एक ही बार काउंट करेंगे, मतलब एक वर्ष में आप कितना भी खेती कर लीजिए, कितना भी क्रॉप लगा लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन काउंट केवल एक बार होगा, ठीक है ना। टोटल एरिया सोन, ठीक है, टोटल एरिया सोन, बट काउंट आपको कितना करना है, एक बार करना है। ग्रॉस सोन एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया सोन बट काउंटिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल एरिया सोन, काउंट वंस इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स। कितना नंबर ऑफ क्रॉप्स लगा रहे इससे कोई मतलब, लेकिन काउंट क्या होगा, केवल एक ही बार होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, टोटल एरिया सोन, काउंट मोर देन वंस, ठीक है, काउंट मोर देन वंस, एज जितना नंबर ऑफ क्रॉप लगाइएगा उतना बार हम काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ समझ में आएगी। अब आई होप सो कि समझ में आ गया क्या, कि जितना बार क्रॉप लगाइएगा उतना बार काउंट करिएगा तो हो गया ग्रॉस, और एक बार ही काउंट करना है टोटल पूरे वर्ष में तो हो गया नेट। चलिए देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, आप बुक में देखिएगा कि हमारा जो आपको पता है कि टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्लास 9th में बताया था मैंने, है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमारा जो लैंड का यूज होता है केवल एक फैक्टर पे नहीं होता है, फिजिकल के साथ साथ उसका और भी फैक्टर डिपेंड करता है। आप अंडरलाइन करिएगा द लैंड यूज पैटर्न का पहला पैराग्राफ का, द यूज ऑफ लैंड इज डिसाइडेड बोथ बाय या डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and cultural and tradition etc. ठीक है, क्या देखा आपने कि मतलब हमारा अलग अलग कारण से हम लोग की लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करती है। मान लीजिए अब देखते होइएगा कि जो माउंटेनियस इलाका है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस नहीं होता है, कम होता है पॉपुलेशन, है ना, क्यों, क्योंकि ईजिली अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं, और जो प्लेन एरिया वहाँ पे सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस होता है। फिर आप देखिएगा आगे अगला पैरा में उस अंडरलाइन करने के बाद देखिए कि 3.28 आपको मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मैंने बताया कि इतना हमारा एरिया है। उस एरिया में केवल लैंड यूज डाटा, मतलब हम कितना लैंड कहाँ यूज कर रहे हैं उसका केवल कितना परसेंट ही हमें पता है, 93% ही पता है। मतलब इतना का 90.93% के बारे में ही पता है कि किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज द लैंड, आप अंडरलाइन पूछेगा वाई द लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर दी 93%। क्वेश्चन लगाइएगा वहाँ पे सेकेंड पैरा का सेकेंड लाइन, वाई लैंड यूज डाटा इज ओनली अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। क्यों अवेलेबल है उतना ही का, अगला उसका आंसर, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली, पहला पॉइंट। दूसरा, सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। मतलब एक रीज़न क्या है कि असम का एरिया अभी तक वो पता नहीं चल पाया कि वो लैंड कितना है यूज़ कर पा रहा है किस चीज़ में। फिर दूसरा क्या है कि जो हमारा एरिया चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है उसके बारे में भी हमें अभी पता नहीं कि वो कितना, उससे भी हम सर्वे नहीं किए, ठीक है ना। तो 2 रीज़न हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्यों हम केवल 93% ही जो लैंड का पैटर्न है किस में यूज करें उसके बारे में ही पता है।
ठीक है, मान लीजिए ऐसे समझिए हमारे पास 100 घर है, 100 घर में केवल 93 घर में कौन कौन लोग रह रहा है उसके बारे में पता नहीं, 7 घर में कैसा यूज हो रहा पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि असम का एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट में, उसके सर्वे नहीं हो पाया ढंग से। उसके बाद जो चाइना और पाकिस्तान के पास हमारा जो लैंड कब्जा है उसके बारे में भी सर्वे नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 2 ग्राफ दिया है पेज नंबर 6 के अंदर। जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960-61, जनरल यूज़ कैटेगरी 2008 और 9। आप 2 फिगर है, दोनों अलग अलग फिगर है, फिगर को अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो इसमें से मेन चीज़ जो समझने वाला है, जो मेन चीज़ जो समझने वाला है कि वो क्या है कि सबसे पहला कि फॉरेस्ट के, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है। आप अगर यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में हो सकता है, जो मेरे पास बुक है वो 2008-2009 की रिपोर्ट बता रहा है, उसके हिसाब से 18.11% है ये फॉरेस्ट यूज का। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, मतलब हम 2019 की बात करें, तो करंट के हिसाब से ये कितना है जी? करंट के हिसाब से ये है 21.67%। तो 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारा जंगल फैला। सोचो बाप रे, इतना बड़ा में है। लेकिन चाचा फिर भी कम है, कितना परसेंट होना चाहिए? टोटल 30% होना चाहिए। ठीक है ना, 30% होना चाहिए। आप अंडरलाइन करिएगा उसको। पेज नंबर 6 में नीचे से देखिएगा, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन दी डिजायर्ड 33%, सॉरी 30% में बोल रहा हूँ और 3% ज़्यादा ही, 33% टोटल, मतलब 1/3 एरिया आपका फॉरेस्ट का होना चाहिए। ठीक है ना, किसके तहत? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत हमारा टोटल एरिया का कितना होना चाहिए? तो 33% एरिया हमारा क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कितना पीछे है, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 21.67% ही है, यानी 7,12,249 किलोमीटर और भी जंगल को काटा जाता है। तो हमारी सरकार आती जाती रहेंगी, इस चीज़ों पे जो मेरा मेन मुद्दा है उन मुद्दों पे कोई काम नहीं करने वाला है और हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, और आप देखिएगा कि हमारा जो नेट सोन एरिया है वो हर जगह डिफरेंट है। ठीक है ना, रीज़न उसका क्या है कि उसका फर्टिलिटी उस ढंग का नहीं है। आप उसको देखिए, ठीक है, फर्टिलिटी ढंग का नहीं है और रिसोर्सेज ढंग का अवेलेबल नहीं है। आप अगर पैटर्न की बात करें, द सेकेंड पैरा पढ़िए, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड जितनी भी नॉर्थ ईस्ट इलाका है जो अंडमान निकोबार या मणिपुर, मिजोरम ये सब है, तो वहाँ 80% के लगभग आपको पंजाब और हरियाणा में हो रहा है नेट सोन एरिया। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में, लेकिन 10% के लगभग ही हो रहा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब इलाका में। ठीक है, देख रहे कितना डिफरेंस है। तो क्या है उसका रीज़न? उसका अलग अलग फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, उसके कारण ऐसा चीज़ होता है। अब जैसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग चीज़ों के कारण यूज कर रहे हैं हम लैंड को, तो लैंड का हम बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, मतलब डिग्रेड कर रहे हैं उसको। तो कैसे उसको हम मेजर्स, कैसे उसको बचाएं, लैंड डिग्रेडेशन को मेजर्स क्या है, कंजर्वेशन कैसे करें उसका, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।